अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर लाइबा असगर। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑफ डिस्कशन है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ रिहैबिलिटेशन। हमारी जो लास्ट वीडियो है वो प्रिंसिपल ऑफ रिहैबिलिटेशन पर एंड हुई थी, तो अब हम उसकी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें पहला था अवॉइड एग्रावेशन। ये क्या है कि हमने इसमें क्या होता है कि हमने किसी भी सिम्टम्स में रिहैबिलिटेशन में कोई भी इंजरी हुई है उसके में कि सिम्टम्स को एग्रावेट नहीं करना। तो अगर हमें पता है कि कोई भी एक्सरसाइज है एक प्रॉपर ऑर्डर में हमने जो है ना करवानी है, उसमें कोई भी हमारी कोई भी इनकरेक्ट हमने करवा दी है या हमारी जजमेंट अच्छी नहीं थी, तो वो चीज़ें जो है ना एक्सरसेब्रेट कर देती हैं इंजरी को और जो है ना कंडीशन वर्स हो जाती है। तो हमारा प्राइमरी रोल होना चाहिए कि हमने जो है थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम को जो है ना ग्रेजुअली लेकर चलना है, वक्त के साथ साथ उसको मैनेज करना है और हमने उसको मिनिमम कम से कम करवानी है ताकि सिम्टम्स भी एग्रावेट ना करें। कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करानी जो सिम्टम एग्रावेट कर देती है इंजरी के स्टार्ट में, लाइक स्ट्रेचिंग नहीं देते, स्ट्रेंथनिंग नहीं देते। इंजरी कोई भी होती है, कोई भी डिजीज़ होती है, हमारा पहला मेन गोल होता है कि हमने कंट्रोल करना है पेन को। तो हम ऐसी एक्सरसाइजेज देते हैं जो पेन कंट्रोल करती हैं, और उसके अलावा हम डेवलपमेंट की तरफ होते हैं कि हमें स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। तो हम अभी ऐसी एक्सरसाइजेज देते हैं जो पेन को कंट्रोल करती हैं, जो पर्सन को मज़ीद डेट्यूरेट ना होने दें, इसलिए हम रेंज से स्टार्ट करवाते हैं। तो हमने मिनिमम रेंज के अंदर वो एक्सरसाइजेस करवानी है जो पेशेंट को रिलीफ दें, ना कि सिम्टम्स को एग्रावेट करें। फिर नेक्स्ट है टाइमिंग। तो टाइमिंग क्या है कि हमारे पास जो कोई भी रिहेबिलिटेशन है प्रोग्राम है वो इंजरी के बाद एज सून हमने ना स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि अभी इंजरी हुई है तो हम साल 2 साल बाद रिहेबिलिटेशन करवा लेंगे। ऐसा नहीं है। हम इंजरी के बाद जितनी जल्दी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस का स्टार्ट कर देंगे उतनी जल्दी हम रिकवरी की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी टर्म यूज़ की है कि रेस्ट जो होता है, आराम जो होता है वो ज़रूरी होता है, लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा रेस्ट करना भी जो है ना रिकवरी को लेट करता है। तो हमने एक मिनिमम रेंज के अंदर रेस्ट करना है और जो है ना एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, कंप्लाइंस क्या होती है? कंप्लाइंस एक डिग्री होती है या एक स्टैंड होती है। ये बेसिकली हमें बताती है कि पेशेंट जो है हमने जो उसको मेडिकल एडवाइस दी है वो उसको फॉलो कर रहा है, किस तरह ले रहा है अपनी डिज़ीज़ को। तो हम पेशेंट जो होता है ना, वो पेशेंट बहुत अहम इम्पोर्टेंट रोल होता है अगर हम ट्रीटमेंट में पेशेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व करें। तो हमने इसमें वो यही बात करें कि पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व करना है। हमने अपने प्रोग्राम का एक एक कंपोनेंट पेशेंट से बजाते खुद पेशेंट से ही डिस्कस करना है ताकि पेशेंट इसमें इन्वॉल्व हो सके और पेशेंट फिर हम अपनी रिकवरी साथ साथ पेशेंट को पता हो कि मुझ में ये चीज़ नहीं थी, अब ये चीज़ डेवलप हुई है और ये जो मैंने एक्सरसाइज की हैं इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ है। तो इस वजह से वो पेशेंट जो है वर्क भी हो जाता है और जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के जो वो ज़रूरी होते हैं उस टाइम पे उसकी एक्सरसाइज के लिए, तो वो जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन क्या है कि कोई भी दो पर्सन सेम डिजीज़ के साथ आपके पास आते हैं, लेकिन एक पर्सन उसी सेम डिजीज़ के साथ आपके पास आएगा, डिफरेंट रिस्पॉन्स देगा उसी डिजीज़ को, और जो दूसरा पर्सन होगा उसकी डिजीज़ सेम है लेकिन उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे जो अपने फिजियोलॉजिकल केमिकल डिफरेंसेस होते हैं हर पेशेंट में अपने अपने होते हैं, हर इंडिविजुअल में ना। तो ये डिफरेंस जो होते हैं ना, ये
यही जो है ना रिस्पॉन्स शो करते हैं पेशेंट का इंजरी को लेकर। तो चूँकि इनमें डिफरेंस है हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस में, केमिकल रिस्पॉन्सेस में, तो हमारा इंजरी को लेकर जो रिस्पॉन्स होता है वो उसमें भी डिफरेंस होता है। तो ये इस वजह से ये डिफरेंस आता है। अब वो ये भी फिर वो ये भी कहता है कि ये सिर्फ आप टाइम ज़ाया करने वाली बात है आपके लिए, अपने लिए भी, कि आप ये सोचो, और नुकसानदेह भी है आपके लिए, फिर पेशेंट के लिए, कि दो पेशेंट सेम डिजीज़ से आपके पास आएंगे और वो सेम रिस्पॉन्स देंगे। फिर नेक्स्ट है स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग। वो ये कहता है कि हर थेरेप्यूटिक प्रोग्राम का ना एक सीक्वेंस है ऑफ इवेंट्स हैं जो कि हर एक्सरसाइज में फॉलो होते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल हीलिंग रिस्पॉन्स है वो डिटरमाइन करती है। अब सीक्वेंसिंग क्या है कि हमने जो है ना पेशेंट की डिजीज़ को एक सीक्वेंस में उसके ट्रीटमेंट को लेकर चलना है। जैसे कि हमारे पास कोई भी पेशेंट है, हमने पहले जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है वो मोर डिस्टल पार्ट का करना है। अगर हम हैंड की बात करें तो उसमें डिस्टल जो होती हैं फिंगर्स होती हैं, और अगर हम ऑल एज अ होल बॉडी की बात करें तो फुट की जो फिंगर्स हैं वो मोर डिस्टली हैं, डिस्टली होती हैं। तो इस वजह से हमने जो डिस्टल पार्ट में है पहले हम वहाँ देते हैं, ये सीक्वेंस है। इसी तरह अगर हम ट्रीटमेंट में ये फोकस की बात करें तो पहले हम जो है पेशेंट की सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ करवा कर मसल टाइटनेस रिलीज़ करते हैं। उसके बाद हम उसकी रेंज इंक्रीज़ करते हैं। फिर हम उसमें जब रेंज इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब हम इसमें स्ट्रेंथ डेवलप करें, इंडोरेंस डेवलप करें, ताकि जो हम लोगों ने रेंज इंक्रीज़ की है वो मेंटेन रहे और पेशेंट में भी ताकत आए। इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या है कि हमने जो भी एक्सरसाइज करवाई हैं वो लो इंटेंसिटी पे होनी चाहिए। डॉक्टर्स को और फिज़िकल थेरेपिस्ट को ये नॉलेज होनी चाहिए कब हमने इंटेंसिटी इंक्रीज़ करनी है एक्सरसाइज की, कब हमने डिक्रीज़ करनी है। और ये कैसे मुमकिन है कि अगर हम उसका ऑब्ज़र्व करें पेशेंट का कि हमने उसका रिस्पॉन्स किया है और उसकी कंसिड्रेशन क्या है हीलिंग प्रोसेस के ऊपर, तभी ये इंटेंसिटी को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टोटल पेशेंट। ये लास्ट है 7। इसके बाद यहीं पे हम वीडियो को एंड करेंगे। ये लास्ट एंड 7 रिहेबिलिटेशन प्रिंसिपल है, और ये क्या है, ये टोटल पेशेंट है। वही कह रहे हैं कि जो है ना आपके पास पेशेंट है उसकी किसी भी किस्म की पार्ट इन्वॉल्व है, मतलब हेमीप्लीजिया है, स्ट्रोक का पेशेंट है और उसको हेमीप्लीजिया हो गया, तो वो कह रहे हैं राइट साइडेड का अगर हेमीप्लीजिया है, उसकी राइट साइड मूव नहीं करती है, तो आपने सिर्फ राइट साइड की एक्सरसाइजेस नहीं करवानी, उसको साथ में लेफ़्ट साइड की भी एक्सरसाइज करवानी है, ताकि ये ज़रूरी है। उसने कहा, वो कह रहे कि पूरे पेशेंट को हमने जो ट्रीटमेंट है, जो एरिया अनइन्वॉल्व है, उसकी साउंड लिम्ब है, उसको भी हमने इन्वॉल्व करना है। वो इसलिए कि हमने पेशेंट को मुकम्मल तौर पर रिकवरी टू फंक्शन की तरफ लेके जाना है, रिटर्न टू फंक्शन की तरफ लेके जाना है, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके, एक्टिविटी में पार्ट ले सके। और इससे क्या होता है कि पेशेंट भी आपसे जो है ना फिज़िकली भी और साइकोलॉजिकली जो भी है ना, पेशेंट भी आपसे मुतमईन होते हैं।
क्योंकि इस तरह जब हम जाएंगे तो हमारा जो रिहेबिलिटेशन जिसकी थ्रू की वजह से हम ले रहे हैं सर्विसेज, जो हमारा इंजरी पार्ट है वो कंप्लीट तौर पर हील होता है। अब ऐसा है कि अब देखें राइट साइडेड भी अगर मैं लेके चल रही हूँ कि हेमीप्लीजिया है पेशेंट को, तो जाहिर है राइट साइड मूव नहीं करती उसकी, लेकिन राइट साइड मूव नहीं कर रही है, वो लेटा हुआ है। अब लेटने की वजह से मुसलसल उसके लेफ़्ट साइड के मसल्स भी वीक हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने कंप्लीट पेशेंट को एज अ होल ट्रीटमेंट देना होता है, ताकि उसमें जो चीज़ मौजूद है वो मेंटेन रहे और जो नहीं है वो गेन हो सके, ताकि वो डेट्यूरेशन की तरफ ना जाए, डीकंडीशनिंग ना हो पेशेंट में, और वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। यहाँ पे मैं जो हूँ ना, रिहेबिलिटेशन प्रिंसिपल्स ऑफ रिहेबिलिटेशन ख़त्म हो गए हैं। कल जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन के ऊपर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।